नमस्कार, न्यूज की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुशांत सिन्हा। वो पाठशाला जहां सबकी क्लास लगती है, खबर का हर चैप्टर खुलता है विस्तार से ताकि आप उस खबर के मास्टर होकर बनकर निकलें। और न्यूज का इकलौता फैमिली शो है क्योंकि खबर उस अंदाज में है कि आपको क्या आपके बच्चों को भी समझ में आएगी। तो बिना वक्त गवाए सबसे पहले अटेंडेंस और फिर आज की पाठशाला। पाठशाला में आज जुमे की नमाज के बाद चले पत्थरों पर बड़ा खुलासा। संविधान वर्सेस सरतंत्र से जुदा का चैप्टर लेकर आया हूं। नूपुर की गिरफ्तारी मांगने वालों के लिए कानूनी क्लास लगेगी। पाठशाला में सुशांत यानी मेरे साथ तारिक फतेह जो हैं वो जुड़ेंगे और बताएंगे ये सरतंत्र से जुदा ये कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, और जो जुमे के बाद ये पत्थर चल रहे हैं जुमे की नमाज के बाद ये क्यों चल रहा है। 100 दिन बाद खुला रूस यूक्रेन युद्ध का असली सीक्रेट। पुतिन ने राज खोल दिए, यूक्रेन पर कब्जा क्यों चाहते हैं। जान लेने वाले ऑनलाइन गेम्स का चैप्टर भी खोलूंगा। तो शुरू करते हैं आज की पाठशाला और सबसे पहले देश में जुमे की नमाज के बाद हुई हिंसा का चैप्टर। पाठशाला में हम आपको लगातार अलर्ट कर रहे थे। जब हम बता रहे थे तब उस तरफ कोई चर्चा भी नहीं कर रहा था और हम आपको अलर्ट पे अलर्ट कर रहे थे कि इस देश में माहौल बिगाड़ने की साजिश रची जा रही है। एक बयान के बाद जिस तरह से प्रतिक्रिया हुई, जिस तरह से 9 दिन बाद अरब और मुस्लिम देश जागे और 9 दिन बाद उनको लगा कि भारत में ये हमारे इस्लाम के साथ क्या हो रहा है, जिस तरह से कानपुर में हिंसा हुई और वो भी तब जब बयान वापस लिया जा चुका था, बयान पर माफी मांगी जा चुकी है, बयान पर कानूनी कार्रवाई हो रही है और बयान देने वाले के खिलाफ उनकी पार्टी ने भी कार्रवाई कर दी है। जब इतना सब कुछ हो चुका तो फिर आज देश भर में कैसे शहर शहर हिंसा हुई, हमने इसके लिए आपको आगाह किया था। क्योंकि इस देश में चीजें चूंकि पूरी दुनिया के मुकाबले बेहतर हैं कोरोना के संकट काल के बाद और रूस यूक्रेन युद्ध के बाद, और इस देश में विकास दर गति पकड़ रही है, यह बात कुछ लोगों को हजम नहीं हो रही। और न सिर्फ इस देश में कुछ लोगों को बल्कि दुनिया में कुछ देशों को भी हजम नहीं हो रही। और इसलिए मैंने आपसे कहा था कि इस देश के अंदर नफरत फैलाने, आग लगाने की कोशिश होगी और देखिए क्या दिख रहा है। कैसे जुमे की नमाज के बाद पत्थर चलने लगे, आज इस हिंसा की एक एक तस्वीर और इसका सच पाठशाला में आपके सामने रखूंगा। लेकिन आज एक बड़ा सवाल लेकर आया हूं मैं, जो मैं पूछना चाहता हूं, और वो इसलिए पूछना चाहता हूं कि जो हिंसा कर रहे हैं उनको भी इस बात का जवाब देना चाहिए कि ये देश कैसे चलेगा। और इसके दो ही विकल्प आपके सामने रखा। क्या ये देश सरतंत्र से जुदा, ये जो आप बार बार नारा सुनते हैं, गुस्ताख रसूल की एक ही सजा, सरतंत्र से जुदा, इससे चलेगा, या देश चलेगा हम भारत के लोग, जो कि हमारे संविधान के प्रियम्बल में लिखा हुआ है, हम भारत के लोग, ये हम, इससे चलेगा। क्या देश संविधान से चलेगा या कुछ लोग अपनी मर्जी से कुछ शरीयत ले आए, कुछ और ले आए और सरतंत्र से जुदा की बात करने लगे, उससे चलेगा। आज इसकी चर्चा करूंगा क्योंकि बहुत सुन लिया सरतंत्र से जुदा, सरतंत्र से जुदा। अरे बॉस, तुम ही सरतंत्र से जुदा करने के लिए बैठे हो, तो यहां इतने लोग जो पढ़ पढ़ के वकील बने, जज बने, और वो जो जज साहब लिखते हैं कि हैंग टिल डेथ, फिर उन जज की क्या जरूरत? तुम किस लिए? तुम ही बन जाओ जज, तुम ही कलम उठाओ और लिख दो सरतंत्र से जुदा और निब तोड़ देना, तुम ही जज हो गए। फिर इस देश में जज किस लिए बैठे हैं? इस देश की जुडिशरी किस लिए है? जिन्होंने संविधान बनाया, कानूनी व्यवस्था बनाई, वो सब मूर्ख बैठे थे क्या? जब इतना सिंपल था कि अरे हमको बुरा लग गया, हो गया सरतंत्र से जुदा। भारत के संविधान का मूल भाव संविधान के प्रियम्बल यानी प्रस्तावना में मैं आपको दिखा रहा हूं। या आपको इससे चलना है या सरतंत्र से जुदा के नारे से चलना है, यह इस देश को तो तय करना होगा और इस देश के चलाने वालों को भी तय करवाना होगा, सरकारों को भी तय करवाना होगा। क्योंकि तय करने छोड़िएगा तो कौन अपने हिसाब से क्या तय करेगा? इस देश में संविधान चलना है, चलेगा, चलता था और चलता रहेगा, यह तय होगा। और मैं जो कह रहा हूं
जो मैंने आपसे कहा था, आज बड़ा खुलासा कर रहा हूं कि ये सब पैटर्न है। मैंने आपसे कहा था ना कि अरब देशों के दबाव में झुक गए, इसके दबाव में झुक गए, उसके दबाव में झुक गए। नहीं बॉस, पीएम मोदी ये सोच रहे थे कि कम से कम इस देश में जो माहौल बिगाड़ने की कोशिश हो रही है वो ना हो, लेकिन वो कोशिश हो ही गई। आप देखिए प्रयागराज में छोटे छोटे लड़के पत्थर चला रहे थे, गलियों से पत्थर चल रहे थे, पुलिस पर पथराव किया जा रहा था। किसी को अरेस्ट करवाने के लिए पत्थर नहीं चला सकते। अब मुझे ये बताइए, ये छोटे छोटे बच्चे अगर लाए गए हैं पत्थर चलाने के लिए, तो क्या ये प्री प्लान्ड नहीं लगता आपको? भाई अगर मान लीजिए एक सेकंड के लिए भी कि आपको किसी के बयान से दिक्कत है और आप चाह रहे हैं कि उसका अरेस्ट होना चाहिए, तो आप उसके लिए जाते, दिल्ली पुलिस से बात करते। ये बड़े बड़े उलेमा बैठे हुए हैं, चले जाते सरकार के पास, चर्चा कर लेते। नहीं, जुमे की नमाज के बाद पत्थर चलने लगे और उसमें छोटे छोटे बच्चे शामिल हो गए। कानपुर में भी मैंने आपको दिखाया था, वो 13 नंबर का आरोपी जो सरेंडर करने गया था, छोटा बच्चा था, उसका मुंह ब्लर किया था मैंने। कल यही पुलिस अगर बुलडोजर चलाएगी तो यही लोग विक्टिम कार्ड निकाल देंगे। तुम मन करे तो नमाज के बाद नमाज पढ़ के आओ और उसके बाद पत्थर चलाने लग जाओ, और पुलिस जब कार्रवाई करे तो कहो अरे देखिए मुसलमानों के साथ ये हो रहा है। बॉस, ये इस देश में नहीं चल सकता। देश ऐसे नहीं चलता कि जब तुम्हारा मन किया तुमने पत्थर चलाया और जब तुम्हारा मन किया तुम मजलूम बन गए, तुम पीड़ित बन गए। तो छोटे छोटे बच्चों का इस पत्थरबाजी में होना बताता है कि उनके हाथ में पत्थर थमाया गया। मुंबई में अब तस्वीर देखिए, मुस्लिम महिलाएं सड़कों पर आई, इसमें छोटी छोटी बच्चियों को भी लेकर निकल आई, बुर्का पहने छोटी छोटी बच्चियां, और एक बच्ची साथ में चल रही है, हिजाब पहनाया गया है छोटी छोटी बच्चियों को, वो भी चल रही हैं। उन्हें किस बात के लिए लेकर आए हो? उनको क्या पता है? उन छोटी बच्चियों को क्या पता है उनको, जो उनको बुर्का पहना के ले आए? यानी भीड़ ज्यादा दिखानी है तो घर में जो मिला सबको लेकर निकल जाओ। तो यानी तुम्हारा मकसद यह है कि या तो भीड़ दिखाकर अपनी पावर दिखाओ या भीड़ दिखाकर प्रेशर बनाओ, और क्या है? नहीं तो छोटी बच्चियां जो साथ में चल रही हैं, आप देखिए वो क्यों चल रही हैं, उनका क्या काम है, उनको लेकर आने की क्या जरूरत है? एक विवादित बयान आया, वो विवादित बयान जिसने दिया उसने बयान वापस ले लिया, उस पर एफआईआर हो गई, सबने साफ कर दिया कि वो ऐसे बयान के खिलाफ है। इसके बाद भी 2 हफ्ते से तमाशा चल रहा है, नारे चल रहे हैं जिसमें बात होती है सर तन से जुदा। सवाल यह कि ये देश कानून से चलेगा, संविधान से चलेगा, या फिर सर तन से जुदा जैसे शरिया कानून से चलेगा? सुनिए गुजरात के वडोदरा में क्या नारे लगे। छोटे बच्चों को लेकर आ रहे हैं आप, छोटी बच्चियों को लेकर आ रहे हैं, छोटे बच्चों से पत्थर चलवा रहे हैं, भीड़ खड़े होकर कह रही है गुस्ताखे नबी की एक ही सजा, सर तन से जुदा। ये प्ले कार्ड ले रखा है, इसमें लिखा है अरेस्ट ओवैसी, ओवैसी का नाम लिखा है इसमें। अकबरुद्दीन ओवैसी का बयान सुनवाऊंगा अभी, हिंदू देवी देवताओं का अपमान कर रहे हैं, लिखा है अकबरुद्दीन ओवैसी को अरेस्ट करो। जिन्होंने शिवलिंग का मजाक उड़ाया, लिखा है इसमें कि उनको अरेस्ट करो। नहीं, गंगा जमुनी तहजीब कहने के नाम पर है, और दूसरों को जिनको बुरा लगा उन्होंने तो नहीं किया सड़क पर, ये किसी ने नहीं किया, सिर्फ आप ही को बुरा लगता है क्या? हर जगह यही नारे लग रहे हैं, सरतन से जुदा, सरतन से जुदा। अरे तुम कौन हो सरतन से जुदा करने वाले? इस देश में सरतन से जुदा करने का अधिकार तुमको किसी ने नहीं दिया। महाराष्ट्र के औरंगाबाद की तस्वीर देखिए, यहां भी यही हो रहा था। हर जगह यही तमाशा चल रहा है। कहा जा रहा है कि जब एफआईआर हो गई तो फिर यह सब क्यों हो रहा है? तो इस पर जवाब मिलता है कि यह प्रदर्शन नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी की मांग के लिए हो रहा है। एक तो भैया गिरफ्तारी की मांग के लिए पत्थर नहीं चलाए जाते, लेकिन क्या आप जानते हैं कि नुपुर शर्मा पर जिन धाराओं पर एफआईआर हुई है उन धाराओं में कितनी सजा है और क्या तुरंत गिरफ्तारी हो सकती है? किसी ने इनको कानूनी पक्ष समझाया, आज मैं आपको बताता हूं। नुपुर शर्मा यही नाम है ना जिनको लेकर इतना हंगामा हो रहा है, और बाकी सारे नाम मिटा दिए गए।
कि इस देश में सबको नुपुर शर्मा सर तन से जुदा इनका सर जो चाहिए। इन पर किन धाराओं पर जो एफआईआर हुई, उस एफआईआर में धाराएं कौन सी लगी हुई हैं? धारा 153A लगी है, 153A आईपीसी की। यह किस लिए है? दंगा भड़काने के इरादे से, जानबूझकर भड़काने के इरादे से। अधिकतम सजा कितनी है? 5 साल सजा या जुर्माना या दोनों, यह हो सकती है। मैक्सिमम सजा कितनी है? 5 साल। अभी सुनिए, आगे बताता हूं। फिर लगाई गई है धारा 295 आईपीसी की, किसी धार्मिक स्थल का उपहास उड़ाना। अधिकतम इसमें कितनी सजा है? 2 साल या जुर्माना या दोनों। फिर लगाई गई है धारा 505, ठीक है, 2 समुदायों में नफरत फैलाने के लिए गलत जानकारी देना। इसमें अधिकतम सजा कितनी है? 3 साल या जुर्माना या दोनों। तो मैक्सिमम सजा जिस धारा के तहत हो सकती है, अगर नुपुर शर्मा को कोर्ट दोषी मान ले, तो वो हो सकती है 153A के तहत 5 साल। और इन मामलों में गिरफ्तारी पर कोर्ट का निर्देश क्या है, आपको पता है? नवंबर 2011 इलाहाबाद हाई कोर्ट, उसका फैसला है कि 7 साल से कम, 7 साल से कम। यह कौन कह रहा है? इलाहाबाद हाई कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट, उसका बता रहा हूं 2011 का, कि 7 साल से कम सजा वाले मामलों में रूटीन गिरफ्तारी नहीं होगी। यानी आप गए और सीधा अरेस्ट कर लिया, यह नहीं होगा। बहुत रेयर केस में गिरफ्तारी होती है अगर धाराएं वो लगी हो जो 7 साल से कम वाली हो। अरे भाई, जो धारा बनी वो लग गई और उसमें 5 साल की थी, मैक्सिमम सजा है, 7 साल से कम है, तो नहीं जाके गिरफ्तार करते भाई। तुम सड़क पर उतर जाओगे और कहने लगोगे सरतन से जुड़ा, तो कानून तुम्हारे हिसाब से नहीं चलेगा ना। 2014 सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है, 2014 की सुप्रीम कोर्ट, वो क्या कहती है? 7 साल से कम सजा के मामलों में अरेस्ट एक्सेप्शन केस में होना चाहिए, अपवाद स्वरूप होना चाहिए। और जो लोग पूछ रहे हैं कि क्यों ओवैसी अरेस्ट नहीं हुए, ये नहीं हुए, वो नहीं हुए, जिन 31-32 लोगों पर एफआईआर हुई है, अपवाद स्वरूप ही गिरफ्तारी हो सकती है अगर सजा का प्रावधान 7 साल से कम का हो। नुपुर शर्मा क्यों नहीं अरेस्ट हुई? नुपुर शर्मा क्यों नहीं अरेस्ट हुई? तुमने कह दिया अरेस्ट कर दो, तुमने कह दिया फांसी दे दो, इस देश की कानून व्यवस्था को ऐसे फाड़ो और रद्दी में डाल दो। जो लोग प्रदर्शन के नाम पर पत्थर चला रहे हैं, उन लोगों को पुलिस का भी डर नहीं। सामने पुलिस फोर्स खड़ी है लेकिन पत्थर पर पत्थर चल रहा है। प्रयागराज का वीडियो देखिए, कैसे पुलिस पर बेखौफ पत्थर चलाए जा रहे हैं। एक बार देखिए, सुनिए जरा। कानपुर में कुछ लोगों ने जब पत्थर चले थे तो कहा था कि वहां पर हिंदू पक्ष ने पत्थर चलाए इसलिए पत्थर चले। अभी देश भर में जिन जिन जगहों पर पत्थर चले वहां भी यही हो गया। हर जगह जुमे की नमाज के बाद पत्थर कहां से आ जाते हैं? कानून का डर तो छोड़िए, रांची में तो इन्होंने सिटी एसपी का सिर फोड़ दिया, कई पुलिस वाले घायल हुए। रांची का एक वीडियो वायरल है, पुलिस वाले इनके सामने कैसे डरे हुए हैं, सुनिए। देखिए देखिए पत्थर चला रहा, देखिए देखिए, आप इधर आ जाइए, आप इधर आ जाइए, इधर आ जाइए, इधर आ जाइए सर, सर पत्थर चल रहा है सर, हमको कवर में लगा, मेरा मोबाइल टूट गया सर, जल्दी से सर। देखिए देखिए पत्थर चला रहा, देखिए देखिए, आप इधर आ जाइए, आप इधर आ जाइए, इधर आ जाइए, इधर आ जाइए सर, सर पत्थर चल रहा है सर, हमको कवर में लगा, मेरा मोबाइल टूट गया सर, जल्दी से सर। पत्थर देखिए देखिए पत्थर चला रहा, देखिए देखिए, आप इधर आ जाइए, आप इधर आ जाइए, इधर आ जाइए। पुलिस के हाथ में बंदूकें हर जगह होती है, वो चला नहीं रही क्योंकि उसको भीड़ पर गोली चलानी नहीं है, लेकिन आप पत्थर पर पत्थर चलाए जा रहे हैं और उसके बाद
पुलिस वाले की आवाज आ रही है या किसी की पीछे से आवाज आ रही है कि सर हमको लग रहा है फोर्स भी भेजिए, वो हिस्सा नहीं आया इसमें। फोर्स भेजने की बेचारी रो रो कर आवाज गुहार लगा रहा है। रांची में हुए पथराव में सिटी एसपी समेत कई पुलिसकर्मी घायल हो गए। बाइक में बिठाकर उनको ले जाया गया। ये सिटी एसपी की तस्वीर देख रहे हैं, सिर फट गया। सरतन से जुदा करने का यह कानूनी अधिकार है क्या आपका? यह विरोध है, यह प्रदर्शन है, इसको प्रदर्शन बोलते हैं। इसीलिए पीएफआई ने उस दिन लिख दिया था कि इस देश में प्रदर्शनों का हिंसक हो जाना कोई बड़ी बात नहीं है, कोई नई बात नहीं है, क्योंकि उसको शायद अंदाजा रहा होगा कि आगे भी यही सब होने वाला है। आप न्याय मांगने गए हो कि पत्थर से सिर फोड़ने गए हो? यहां कह दो कि पुलिस वाले ने हमको पहले मारना शुरू कर दिया इसलिए पत्थर चलाया। हर जगह तो मजलूम आप ही हो। प्रयागराज में पुलिस की गाड़ियों पर भी पथराव किया गया, जिसमें एडीजी पुलिस की कार के शीशे टूट गए। यह तस्वीर है उसकी। प्रयागराज में भीड़ को कंट्रोल करने के दौरान डीएम घायल हो गए। प्रयागराज में भीड़ ने ट्रक, ठेलों, बाइक्स को आग के हवाले कर दिया। यह न्याय मांगने का तरीका है? ट्रक में आग लगा दो, बाइक में आग लगा दो, या यह अपने ताकत दिखाने का तरीका है कि हम क्या कर सकते हैं? या इस देश में अस्थिरता लाने का तरीका है कि जला दो देश को? और फिर आप कहते हो देश का सेंटीमेंट आपके साथ होना चाहिए। किस बात का सेंटीमेंट बॉस? किस बात का सेंटीमेंट? रांची में इसी तरह की हिंसा और आगजनी की गई। यह सब रांची के इकरा मस्जिद के बाहर हुआ। ऐसा लगता है कि जुमे की नमाज के बाद हिंसा की प्लानिंग थी, क्योंकि इस इलाके के आसपास की ज्यादातर दुकानें बंद थी और इस इलाके में ज्यादातर मुस्लिम समुदाय की दुकानें। कैसे दुकानें बंद हो गई? और हर बार इतने सारे पत्थर कहां से आ जाते हैं भाई? भैया सहारनपुर के भी मस्जिदों से नमाज के बाद एक साथ बड़ी संख्या में लोग बाहर निकले। नमाजियों ने नजदीक के चौराहे पर प्रदर्शन शुरू कर दिया। कुछ लोग सड़क पर हंगामा कर रहे थे तो बड़ी संख्या में नमाजी मस्जिदों की छतों पर मौजूद थे। सहारनपुर में हंगामा करने वाले प्रदर्शनकारी गलियों में छिपकर पत्थरबाजी कर रहे थे। काफी मशक्कत के बाद पुलिस हंगामा करने वालों पर काबू पा। महाराष्ट्र में हुआ, सोलापुर में जुमे की नमाज के बाद एक साथ नमाजी निकल आए। लोगों के हाथ में धार्मिक झंडा था, कुछ लोगों ने तिरंगा भी लिया हुआ था। इन नमाजियों की भीड़ में कुछ महिलाएं भी थीं। एक साथ हजारों लोगों के सड़क पर निकलने की वजह से पूरा इलाका जाम हो गया। काफी देर तक हंगामा होता रहा। दिल्ली के जामा मस्जिद के बाहर नमाजियों ने प्रदर्शन किया। जैसे ही जुमे की नमाज खत्म हुई, सैकड़ों नमाजी मस्जिद के बाहर आ गए और नारेबाजी करने लगे। प्रदर्शनकारियों के हाथों में पोस्टर, प्लेकार्ड था। हालांकि जामा मस्जिद के शाही इमाम अहमद बुखारी ने दावा किया कि प्रदर्शन उनकी तरफ से नहीं बुलाया गया। इस प्लेकार्ड में आपने किसी एक का नाम लिखा देखा है? किसी एक का जिसने हिंदू देवी देवताओं का मजाक बनाया हो? और यह कोई तरीका है लोकतंत्र में प्रदर्शन करने का? ये तो चलिए फिर भी वहां नमाज पढ़ के निकले, 4 प्लेकार्ड दिखा दिए, चलो इनको फिर भी मान लेता हूं। जो पत्थर चला रहे हैं, जो कभी पेट्रोल बम चला रहे थे कानपुर में, कहीं गोली चलने की भी खबरें आ रही हैं, कहीं आगजनी हो रही है, यह प्रदर्शन का कोई तरीका है? यह न्याय मांगने का तरीका है? हिंदू देवी देवताओं का इतना अपमान हुआ, क्या मंगलवार को बजरंगबली के मंदिर के बाहर भीड़ नहीं लगती? किसी ने तो प्रदर्शन नहीं किया, किसी ने तो पत्थर नहीं चलाया, और चलाना भी नहीं चाहिए भाई। अगर दिक्कत हुई है, आपको बुरा लगा है, आप एफआईआर कर दीजिए। पत्थर चलाने से होगा? सरतन से जुदा से होगा? लेकिन यह सिर्फ दिल्ली, यूपी या झारखंड में नहीं हुआ। हावड़ा में जुमे की नमाज के बाद लोगों ने प्रदर्शन किया, सड़कों पर जाम लगा दिया और टायर जलाकर विरोध जताया। सड़क पर प्रदर्शन की वजह से जाम भी लगा। यह हावड़ा की तस्वीरें दिखा रहा हूं, एक बार देखिए जरा। अब मुझे बताइए कि जब कार्रवाई हो गई, यह अचानक से जुमे के दिन ही पूरे देश भर में कैसे हो गया? क्या यह कोऑर्डिनेटेड नहीं लगता आपको? छोटे छोटे बच्चों के हाथ में पत्थर, कोऑर्डिनेटेड नहीं लगता आपको? क्या छोटी छोटी बच्चियों को प्रदर्शन में लाना, भीड़ दिखाने के लिए कोऑर्डिनेटेड नहीं लगता आपको? हर जगह पत्थरों का अपने आप प्रकट हो जाना, यह आपको कोऑर्डिनेटेड नहीं लगता? प्रदर्शनकारियों ने हावड़ा के उलबेरिया में भी हंगामा किया। हंगामा करने वालों ने बीजेपी ऑफिस में तोड़फोड़ कर दी, आग लगा दी। अब आपको विवादित बयान पर सरकार को सबसे ज्यादा ललकारने वाले असदुद्दीन ओवैसी के भाई अकबरुद्दीन का एक पुराना बयान सुनाता। आप खुद तय कीजिए कि इस भाषा को आप क्या कहेंगे। सुनिए जरा पहले। कई ये लोगों के खुदायां हैं, वो क्या क्या
जो पूजा करते हैं, कितने राम लक्ष्मण दुर्गा लक्ष्मी फुला क्या क्या है, कितने वही हर 8 दिन में एक नया पैदा हो जाता है। अब तो नए आ गए, गणेश थे वो थे महाराज, अब हनुमान जयंती आ गई, रामनवमी आ गई, लक्ष्मी मालूम थी, ये भाग्य लक्ष्मी आज तक नहीं सुने, ये कौन सी नहीं है भाई। और दुर्गा सुने, ये सुने, बहरहाल मैं क्या बोलूं, कैसे कैसे नामा है। ये मुबारक महफिल में वो मनुष्य नामों को लेके खराब करना नहीं चाहता। हिंदू देवी देवताओं के नाम का यह आदमी मजाक उड़ा रहा है, कह रहा है कि इस मुबारक महफिल को यह मनहूस नाम लेकर मैं खराब नहीं करना चाहता। यह पुराना बयान है, आज इसलिए दिखा रहा हूं कि मैं पूछना चाहता हूं वो सर तन से जुदा गैंग से कि इस पर क्या बोलोगे, इस आदमी पर क्या बोलोगे। इस आदमी के अरेस्ट के लिए कितने लोग निकले जुमे की नमाज के बाद सड़क पर कि जरा हमारे हिंदू भाइयों की देवी देवताओं का अपमान कर रहा है, इसको अरेस्ट कीजिए। कहां है सर तन से जुदा गैंग? ये तो आज तक अरेस्ट नहीं हुआ। और आप कहते हो इस देश में कानून मानते हो आप। मैंने शाम 5 बजे अपने शो राष्ट्रवाद में कश्मीरी एक्टिविस्ट माजिद हैदरी से पूछा कि क्या सर तन से जुदा वाले नारे को वो सही मानते हैं। उसकी हिम्मत नहीं हुई कि वो बोल दे कि नारा गलत है। सुनिए आप एक बार। मुझे ये बताइए माजिद हैदरी, ये जो लोग गाना गाते हैं सर तन से जुदा, क्या वो ठीक करते हैं? देखिए, ये संविधान में कानून लाओ ब्लास्फेमी के खिलाफ, जिसको सजाए मौत बनाओ, ताकि किसी का भी धर्म अभी नहीं है कभी भी कोई अपमानित अभी ना वो करे। कानून नहीं है ना, कोई एमएफ हुसैन जैसी अभी वो कानून नहीं है ना, अभी वो कानून नहीं है ना। तो जो लोग ये कहते हैं कि गुस्ताखे रसूल की यही सजा सर तन से जुदा, सर तन से जुदा, क्या वो गलत करते हैं? अरे भाई, आपने उनके बारे में क्या कहा जिन्होंने कहा था गोली मारो सालों को? एक मिनट असगर खान साहब, एक मिनट रुकिए। अभी पहले माजिद हैदरी पर हूं, फिर आपके पास आ रहा हूं। हाँ? माजिद हैदरी, गुस्ताखे रसूल की एक सजा सर तन से जुदा, सर तन से जुदा, क्या ये कहने वाले गलत हैं? जी देखिए, ये एक एकेडमिक डिबेट है, इसके लिए हम एक अलग चर्चा बुला सकते हैं जहां पे हम कानून के तत्व रख के इस पे बात क्या करेंगे। ये गलत है? सर तन से जुदा कहने वाले के लिए आपको अलग डिबेट चाहिए? बिल्कुल, क्योंकि बहुत बड़ी एकेडमिक डिबेट है। कोई एकेडमिक डिबेट नहीं है। इस देश में संविधान चलता है, ना मैं आपका सर तन से जुदा कर सकता हूं, ना आप मेरा कर सकते हैं। आपका सच्चाई का टेस्ट यही हो गया। ये बयान आपको इसलिए दिखाया कि आपको समझ में आए। वो माजिद हैदरी टाई सूट पहनकर बैठा है, पढ़ा लिखा आदमी है, लेकिन वो भी सर तन से जुदा का विरोध नहीं कर रहा है खुलकर। और जब ये लोग नहीं करते, पढ़े लिखे लोग नहीं करते, तो वो लोग जिनके हाथ में पत्थर दिया जा रहा है, जिनके बच्चों के हाथ में पत्थर दिया जा रहा है, वो भीड़ जो ये आग लगा रही है, उनसे क्या आप उम्मीद करते हैं? कितने सारे वकील हैं जिनको पता नहीं होगा, जो मैंने आज बताया कि नुपुर शर्मा का अरेस्ट क्यों नहीं हो रहा, 7 साल से कम की सजा वाले धाराएं लगी हुई हैं और उसमें एक्सेप्शनल केस में गिरफ्तारी होती है। वो उनको नहीं पता, वो नहीं बता सकते, लेकिन सब माहौल बना रहे हैं। आपने किसी को देखा महुआ मोइत्रा की गिरफ्तारी की बात करने के लिए आगे आते हुए कि उन्होंने शिवलिंग का अपमान किया था? क्या आपने किसी को अखिलेश यादव की गिरफ्तारी की बात करते या उनके एमएलसी की गिरफ्तारी की बात करते सुना? नहीं सुना। लेकिन जहां कार्रवाई भी हो रही है, एफआईआर भी हो रही है, सब कुछ हो रहा है, वहां देश भर में यह हिंसा हो रही है और यह सब होने के बाद हो रही है। कल आपको जम्मू वाला दिखाया था, वो कह रहा था कि गला काट देंगे, वो राजस्थान में कहता है हाथ काट देंगे। ये देश का तमाशा बना के छोड़ दिया क्या? जिसका मन आएगा गला काट देंगे, जिसका मन आएगा हाथ काट देंगे। ये टेस्ट है सरकारों का भी, ये टेस्ट है कानून व्यवस्था बना के रखनी जिनकी जिम्मेदारी है उनका भी। क्योंकि हर जुमे के दिन अगर ये होगा, एक तो मैं मुसलमान भाइयों से पूछना चाहता हूं, क्या आपको यह बुरा नहीं लगता कि जुमे की नमाज है, इसके लिए प्रशासन को तैयारी करनी पड़ती है कि देखे पता नहीं भीड़ क्या कर देगी? यह आपको अपमान जैसा महसूस नहीं होता?
एक दिन पहले धारा 144 लगा दी जाती है। क्या आपको नहीं लगता कि क्या छवि बन रही है आप लोगों की जुमे की उस नमाज की, जहां आप जाते हैं अल्लाह की दुआ करने और उसके बाद धारा 144 लगानी पड़ रही है? क्या ये अंदर से आपके मन में सवाल नहीं उठता कि देश में, दुनिया में हमारी क्या छवि बन रही है? और फिर जब ये सवाल पूछा जाएगा तो कुछ लोग आकर कहेंगे इस्लामोफोबिया है, ये तस्वीरें इस्लामोफोबिया हैं। क्या आप कभी नहीं सोचते कि हिंदुओं के देवी देवताओं का अपमान होने के बाद भी वो MF हुसैन, जो हिंदू देवी देवताओं की नग्न तस्वीरें भी बनाता था, उसके बाद भी ये आगजनी, सरतन से जुदा, सर काट देंगे, ये सब नहीं हुआ? हम क्यों करें? हम क्यों ना कानून के साथ चलें? ये सब आपको नहीं समझ में आता? ये देश आपका भी है अगर, तो क्या ये आपकी जिम्मेदारी नहीं है कि देश में ये माहौल ना बने? वो जमीयत के जो उलेमा बैठे हैं, जो अभी इतना सब कुछ कह रहे थे कि हमको शरीयत को पकड़ कर रखना है, वो कहां है आज? वो क्यों नहीं समझाते इस भीड़ को? उन लोगों को समझ में नहीं आता कि इस देश में हैंग टिल डेथ ये सिर्फ इस देश के जजेस लिख सकते हैं। कोई भी सड़क पर खड़ा होकर सरतन से जुदा नहीं कह सकता, ना कर सकता है। लेकिन ये हो रहा है और मैंने आपको आगाह किया था कि ये होगा। और ये अभी जब बुलडोजर चलेगा तो फिर देखिएगा एक पूरा इकोसिस्टम खड़ा होगा कि देखिए कैसे मजबूर हुए, क्या हुआ। अभी आपको कहीं कहीं तस्वीरें भी निकल आएंगी जहां पुलिस वाले को पकड़ कर ले आएंगे कि उसकी गलती है, किसी दूसरे पक्ष को पकड़ कर ले आएंगे उसकी गलती है। तुरंत अभी विक्टिम कार्ड बटेगा, आप देखिएगा, मैं आपसे कह रहा हूं। और यही होता रहेगा जब तक इस देश में कुछ लोग जो चाहते हैं वो नहीं होगा। पाठशाला में अब रूस यूक्रेन युद्ध का चैप्टर, जिसमें युद्ध के 100 दिन बाद युद्ध का असली सीक्रेट सामने आ गया। खुद पुतिन ने यह राज खोला है। इंपॉर्टेंट चैप्टर है, देखिए। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध क्यों हो रहा है? अब तक इसके पीछे जो दलील दी गई वो ये है कि ये अमेरिका और रूस के बीच झगड़े की वजह से हो रहा है। ये रूस और नेटो के बीच टकराव की वजह से हो रहा है। पुतिन फिर से सोवियत संघ से अलग हुए देशों पर कब्जा करना चाहते हैं। लेकिन इस युद्ध की असली वजह क्या है, आज मैं आपको बताता हूं। रूस के पास 2 बड़े हथियार हैं। एक है नेचुरल गैस, प्राकृतिक गैस, और दूसरा तेल। यही रूस की सबसे बड़ी ताकत है, लेकिन यही रूस की सबसे बड़ी कमजोरी भी है। अब यूक्रेन युद्ध से रूस के गैस और तेल का क्या कनेक्शन है, इसे समझने के लिए पहले आपको रूस की इन 2 ताकतों के बारे में समझना होगा। दुनिया में सबसे ज्यादा प्राकृतिक गैस भंडार रूस के पास है। दुनिया में क्रूड ऑयल का दूसरा सबसे बड़ा सप्लायर रूस है। रूस का 45% रेवेन्यू ऑयल और गैस की सप्लाई से आता है। रूस के कुल एक्सपोर्ट में 60% हिस्सा ऑयल और गैस का है। प्राकृतिक गैस और ऑयल ने कैसे रूस को ताकतवर बनाया, वो आपको बताता हूं। साल 2000 में पुतिन जब पहली बार रूस के राष्ट्रपति बने तो उसके कुछ वक्त बाद से ही ऑयल और गैस के अंतरराष्ट्रीय प्राइसेस तेजी से बढ़ने लगे। इसी वजह से रूस एक बार फिर सुपर पावर बनने लगा। 2000 से साल 2012 यानी 12 साल के बीच रूस ने गैस ऑयल की कीमतें 7 गुना बढ़ गई। पुतिन ने इस कमाई का बड़ा हिस्सा सेना को ताकतवर बनाने में लगा दिया। रूस का रक्षा बजट 9 गुना बढ़ गया। इसी के साथ रूस ने अपने कर्ज का बड़ा हिस्सा भी चुकता कर दिया। पैसा आ रहा था, दे दिया। रूस की ताकत और उसके ऑयल गैस के भंडार के बीच के कनेक्शन को समझने के लिए मैं आपको एक चार्ट दिखाता हूं। 1946 से क्रूड ऑयल के अंतर्राष्ट्रीय प्राइस का चार्ट है। इस चार्ट को देखने के बाद पता चलता है कि तेल के दाम कभी ऊपर गए हैं तो कभी नीचे। अब 1970 से 1980 के बीच का चार्ट दिखाता हूं। तब तेल के दाम काफी बढ़ गए थे और इसी दौरान सोवियत संघ ने अफगानिस्तान पर हमला किया था। और जब तेल के दाम गिरे तो 1989 में सोवियत संघ को अफगानिस्तान से निकलना पड़ा और 1991 में सोवियत संघ टूट गया। 90 के दशक में रूस एकदम ठहर सा गया। यह वो दौर था जब ऑयल प्राइसेस भी ठहरे हुए थे। साल 2000 में जब ऑयल के दाम फिर बढ़ने लगे तो 2008 में रूस ने जॉर्जिया पर हमला कर दिया। 2014 में यूक्रेन से क्रीमिया को अलग कर दिया। और जब तेल के दाम फिर आसमान पर पहुंचे तो रूस ने यूक्रेन पर हमला कर दिया। यानी जब जब तेल के दाम बढ़े रूस ने दुनिया को अपनी ताकत दिखाई। रूस के सामने दिक्कत यह है कि ऑयल और गैस के भंडार की अपनी एक सीमा है, वो कभी ना कभी तो खत्म होगी। दुनिया के पास इसका विकल्प होगा, तब रूस क्या करेगा?
इसलिए रूस को अपने भविष्य की चिंता है। युद्ध के दौरान रूस का ऑयल प्रोडक्शन भी 17% गिर गया। 2030 तक ऑयल प्रोडक्शन प्रतिदिन 2 मिलियन बैरल तक कम होने का अनुमान है। रूस के पास अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए 60 साल तक का कच्चा तेल बचा है। गैस और ऑयल रूस की ताकत तभी तक है जब तक उसका कोई खरीदार है। रूस अपने गैस और ऑयल के भंडार यूरोप को सप्लाई करके ही फिर से सुपर पावर बना। अगर आप देखेंगे कि यह सब कैसे हुआ, जिस रूस की हम ताकत की बात कर रहे हैं, इसको समझिए। रूस का 50% तेल यूरोप के देशों को बेचता है, यानी यूरोप में 50% तेल रूस बेचता है। यूरोप के देश 38%, इसी का 38% नेचुरल गैस जिसे कहते हैं, वो रूस से लेते हैं। यानी यूरोप पूरी तरीके से रूस पर निर्भर है। जर्मनी कितना लेता है? जर्मनी 46% एनजी यानी नेचुरल गैस लेता है। इटली 41% लेता है, 41% नेचुरल गैस। युद्ध से पहले रूस से रोजाना 3.8 मिलियन बैरल तेल यूरोप के देशों को सप्लाई होता था। जाहिर है कि रूस ये नहीं चाहता कि यूरोप से उसका यह व्यापार किसी कीमत पर प्रभावित हो। अब आपको थोड़ा सा इतिहास भी बता देता हूं। साल 1991 में जब यूएसएसआर यानी सोवियत संघ का बिखराव हुआ, तो रूस, बेलारूस, यूक्रेन, जॉर्जिया, आर्मीनिया, अजरबैजान, तजाकिस्तान समेत 15 नए देश बने। यूएसएसआर के बिखराव के साथ ही ऑयल और गैस इंडस्ट्री भी बढ़ गई और कैस्पियन सी बेसिन में जो ऑयल और गैस रिजर्व थे वो नए देशों के पास चले गए। इसमें कई देशों ने सीधे यूरोप के देशों को गैस और ऑयल देने की कोशिश की, लेकिन वो रूस के वर्चस्व को खत्म नहीं कर पाए। गैस और ऑयल रूस की ताकत है। रूस इसके दम पर लड़ता है तो इसके लिए लड़ भी सकता है, और यही रूस की पिक्चर में यूक्रेन की एंट्री होती है। साल 2010 में यूक्रेन में गैस के बड़े भंडार का पता चला, जिसने यूक्रेन को गैस रिजर्व का दूसरा सबसे बड़ा देश बना दिया। इसी के साथ यूक्रेन को एक नई ताकत मिली, लेकिन यूक्रेन के साथ दिक्कत यह थी कि इस भंडार को कैसे हासिल करना है, इसकी टेक्निकल जानकारी और साधन उसके पास नहीं थे। इसी दौरान यूक्रेन ने गैस भंडार को पाने के लिए कई वेस्टर्न कंपनियों के साथ समझौता किया। अब रूस को लगने लगा कि अगर यूक्रेन अपने नेचुरल गैस के भंडार यूरोप के देशों को बेचने लगेगा तो रूस की कमाई तो ठप पड़ जाएगी। अभी सब लेते थे, खरीदते थे रूस से, अब यूक्रेन भी बेचेगा तो फिर रूस क्या करेगा, क्योंकि तब यूरोप के देश यूक्रेन से गैस खरीदेंगे। इसी वजह से 2014 में रूस ने क्रीमिया पर कब्जा कर लिया, यूक्रेन पर दबाव बनाया। साल 2022 में जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल के दाम बढ़े तो रूस ने सही मौका देखकर यूक्रेन पर हमला कर दिया। यानी असली खेल तेल का है, यानी असली खेल गैस का है, यानी असली खेल तेल और गैस का है। रूस को यूक्रेन में तेल और गैस का जो बड़ा भंडार मिला उस पर अधिकार चाहिए था, और उसकी चिंता यह थी कि अगर यूक्रेन मार्केट में आ गया और फैल गया तो मैं कैसे सरवाइव करूंगा। इसलिए उसने यूक्रेन पर हमला कर दिया। यह है यूक्रेन पर हमले की असली वजह। रूस को अपना तेल और ऑयल बेचने के लिए यूरोप की जरूरत है। यूक्रेन पर युद्ध से पहले रूस और यूरोपीय देश एक दूसरे की जरूरत पूरी कर रहे थे, लेकिन यूक्रेन पर हमले के बाद यूरोप ने रूस के ऑयल और गैस सप्लाई का विकल्प तलाशना तेज कर दिया है। यूरोपीय यूनियन ने 2027 तक रूस के गैस और ऑयल पर अपनी निर्भरता को खत्म करने का लक्ष्य रखा है। जर्मनी ने रूस के ऑयल का विकल्प तलाशना शुरू किया है। जर्मनी इसके लिए कोयले के इस्तेमाल पर विचार कर रहा है। फ्रांस भी रूस के ऑयल के विकल्प के लिए यूएई से बात कर रहा है। अपनी एनर्जी जरूरतों को पूरा करने के लिए यूरोप के कई देश अमेरिका से लिक्विफाइड नेचुरल गैस एलएनजी खरीद रहे हैं। यूरोप तो रूस का विकल्प तलाश रहा है। क्या रूस भी ऐसा कर रहा है? उसको भी तो अपना भाई इतनी लड़ाई तेल गैस के लिए लड़ ली, बेचेगा किसको? रूस अभी चीन, भारत को सस्ते दाम पर ऑयल बेच रहा है। 24 फरवरी से 2 जून तक रूस 290 ऑयल टैंकर एशिया की तरफ भेज चुका है।
पिछले साल के 190 ऑयल टैंकर के मुकाबले ये कहीं ज्यादा है। भारत रूस से पहले के मुकाबले 8 गुना ज्यादा तेल खरीद रहा है। चीन 70% ज्यादा और तुर्की 54% ज्यादा तेल रूस से खरीद रहा है, और यह सस्ते रेट पर रूस सबको मुहैया करा रहा है। लेकिन यह लंबे समय तक शायद ही चल पाए, और इन सब के बावजूद रूस को एशियाई देशों में यूरोप का विकल्प नहीं मिल सकता। उसकी वजह क्या है? पहली वजह, रूस ज्यादा समय तक सस्ते दाम पर तेल नहीं बेच पाएगा और दाम बढ़ाते ही तेल की खरीद कम हो जाएगी। दूसरी वजह है कि रूस के तेल भंडार चीन, भारत, तुर्की से दूर है। इनकी सप्लाई इतनी आसान नहीं है, इसलिए आर्थिक नजरिए से ज्यादा फायदे का सौदा नहीं है। तीसरी वजह यह है कि यूरोप में गैस और ऑयल भेजने के लिए तो रूस के पास पाइपलाइन है, लेकिन चीन और भारत के केस में ऐसा नहीं है। नई पाइपलाइन बनाने में बहुत पैसा और वक्त लगेगा। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने आज युद्ध का राज खोला। बातों बातों में पुतिन ने भी गैस और ऑयल का जिक्र किया और कहा कि यूरोप रूस के तेल गैस का विकल्प तलाश ले, यह असंभव है। Нам не сырую нефть продавать, а нефтепродукты. Конечно, за этим будущее, очевидно, химии, газохимии. Вот, поэтому, конечно, это маловероятно на протяжении ближайших нескольких лет. А за несколько лет неизвестно, что произойдет. Поэтому никто бетонировать скважины не будет. Нет такой необходимости. В крайнем случае, значит, это к чему приводит, как сейчас? Объем нефти уменьшается на мировом рынке, цены поднимаются. Вот и все. Значит, доходы компании увеличиваются в денежном выражении. Различного рода переделами и глубокой переработкой. यानी पुतिन को भरोसा है कि जिस चीज के लिए उन्होंने यूक्रेन पर हमला किया, यानी तेल और गैस, वो भंडार उनके पास आ गया तो खरीदार की कमी नहीं होगी। वैसे रूस और यूरोप दोनों एक दूसरे पर निर्भर हैं, लेकिन मौजूदा हालात में रूस को यूरोप की ज्यादा जरूरत है। गैस और ऑयल बेचकर ही रूस अपनी ताकत को बचाए रख सकता है, लेकिन यूक्रेन युद्ध ने पूरी तस्वीर बदल दी है, और ये बदली तस्वीर क्या असर डालेगी ये तो वक्त बताएगा, लेकिन असली वजह आपको इस युद्ध की जाननी चाहिए थी। पाठशाला में अब अगली क्लास। हमने आपको बताया था कि वीडियो गेम कितने खतरनाक हो सकते हैं। कम उम्र के मासूम बच्चे वीडियो गेम्स के प्रभाव में आकर मर्डर तक कर सकते हैं, लेकिन खबर सिर्फ वीडियो गेम्स तक सीमित नहीं है। इसलिए आज पाठशाला में इसी पर एक और क्लास, जिसमें ऑनलाइन सट्टे, ऑनलाइन इंस्टेंट लोन और ऑनलाइन गेम एप्लीकेशन का फुल चैप्टर लेकर आया हूं। यह भी बहुत खतरनाक होते जा रहे हैं। ऑनलाइन गेम से कैसे परिवार तबाह होते हैं, इसके बारे में फिर से आपको बताता हूं। इंदौर में एक शख्स ने सिर्फ इसलिए आत्महत्या कर ली क्योंकि वो ऑनलाइन गेम में 17,000 रुपए हार गया था। बसंत नाम का 23 साल का लड़का ऑनलाइन लूडो खेलता था। लूडो ऑनलाइन खेलता था, आप में से बहुत लोग खेलते होंगे। इस दौरान वो 17,000 रुपए हार गया। इसके पास 17,000 रुपए नहीं थे। परेशान होकर इस लड़के ने आत्महत्या कर ली। इसके रिश्तेदारों ने इसे समझाया भी था कि ऑनलाइन गेम खेलना बंद कर दो, लेकिन जीतने की उम्मीद में खेलता गया। लगातार हार के बाद आखिरकार परेशान होकर इस लड़के ने आत्महत्या कर ली। अब आप ये दो तस्वीरें देखिए जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। इंदौर में ऑनलाइन लूडो में 17,000 रुपए हारने के बाद एक लड़का आत्महत्या कर लेता है, और लखनऊ में 16 साल का एक लड़का अपनी मां को इसलिए मार देता है क्योंकि मां ने उसे ऑनलाइन वीडियो गेम खेलने से मना किया था। ऑनलाइन गेमिंग भी एक तरह का सट्टा है जिससे परिवार के परिवार बर्बाद हो रहे हैं। ऑनलाइन गेम और सट्टेबाजी की लत से कितने लोग बर्बाद हुए, आपको कुछ उदाहरण देकर बताता हूं। जनवरी 2022 को मुंबई के दादर में पोस्टेड बैंक का ब्रांच मैनेजर गिरफ्तार किया गया। उसे ऑनलाइन सट्टा खेलने की आदत थी। बैंक में जमा पैसों से ही सट्टा खेलता था। सट्टे के लिए बैंक से कुल 1,85,00,000 रुपए उसने निकाल लिए थे। सट्टा खेलने के लिए 1,85,00,000 ऑनलाइन गेम में। फरवरी 2022 में गुरुग्राम से एक युवक को गिरफ्तार किया गया। उसे भी ऑनलाइन सट्टा खेलने की आदत थी। सट्टे में लगातार हार से वो परेशान था। पैसे कमाने के लिए अपने ही दोस्त को लूटने की योजना बना ली। झांसी से खबर आई कि एक युवक को ऑनलाइन लूडो खेलने की लत थी। लूडो खेलने के लिए 3 लाख रुपए उधार लिए थे। उधार और ब्याज का पैसा नहीं चुका पा रहा था। मई 2022 में लड़के ने आत्महत्या कर ली। चेन्नई की भवानी नाम की महिला को ऑनलाइन रमी की लत थी। गहने बेचकर भी ऑनलाइन रमी खेलती थी। धीरे धीरे वो इस गेम में लाखों रुपए हार गई।
जून 2022 में डिप्रेशन में आकर भवानी ने आत्महत्या कर ली। भारत में ऑनलाइन सट्टे का बाजार कितना बड़ा है आप समझिए इस बात से कि भारत में सट्टा बाजार 4,67,000 करोड़ का है। भारत में 14 करोड़ लोग रेगुलर सट्टा खेलते हैं। बड़ा इवेंट होने पर 37 करोड़ लोग सट्टा खेलते हैं। भारत में ऑनलाइन सट्टे की 37 वेबसाइट्स हैं। सबसे ज्यादा सट्टा क्रिकेट के मैच पर लगता है। सट्टा खेलने वालों में 45% 18 से 24 साल की उम्र के, 32% लोग 25 से 34 साल की उम्र के हैं। ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री भी तेजी से ग्रो कर रही है। 2021 में गेमिंग इंडस्ट्री 6,000 करोड़ की थी। गेमिंग इंडस्ट्री सालाना 29% की दर से बढ़ रही है। 2025 तक 18,000 करोड़ पहुंचने का अनुमान है। लॉकडाउन में गेमिंग ऐप पर टाइम स्पेंड 21% बढ़ा था। 30 करोड़ से ज्यादा ऑनलाइन गेम यूजर्स भारत में हैं। ऑनलाइन सट्टा और गेमिंग के खिलाफ देश में कानून तो है, लेकिन वो अंग्रेजों के जमाने का है। 1867 में अंग्रेजों ने द पब्लिक गैम्बलिंग एक्ट 1867 बनाया था। इस एक्ट के तहत जुए को बैन कर दिया गया था और इस कानून में आज तक कोई बदलाव नहीं हुआ। द पब्लिक गैम्बलिंग एक्ट 1867 कानून में एक दिक्कत यह है कि 1867 में इंटरनेट या ऑनलाइन सट्टा तो था नहीं, गेमिंग जैसी भी कोई चीज नहीं थी। यानी इस कानून के तहत इंटरनेट पर जुआ खेलने के खिलाफ कोई नियम ही नहीं है। ऑनलाइन जुए और सट्टे के खिलाफ कई बार आवाज उठाई गई है, कई याचिकाएं भी दाखिल की गई हैं, जिन पर 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने जुए को 2 रूप में बांट दिया। पहला था गेम ऑफ स्किल्स, जिसमें दिमाग लगता है, यह अपराध नहीं है, यह टैक्सेबल भी है। जैसे आप ड्रीम 11, फैंटेसी 11, माई सर्कल, रमी सर्कल जैसे ऑनलाइन सट्टेबाजी वाले ऐप गेम ऑफ स्किल्स के तहत चल रहा है। दूसरा गेम ऑफ चांस है, जिसमें किस्मत आजमाई जाए। यह अवैध है और आखिरी फैसला राज्य करेंगे कि उनको अपने यहां चलने देना है या नहीं। यानी गेम ऑफ चांस लीगल है या अवैध, यह फैसला राज्य सरकारों पर छोड़ा गया है। गोवा, सिक्किम और दमन में यह लीगल है। ऑनलाइन सट्टा और गेमिंग की ही तरह ऑनलाइन लोन ऐप के चक्कर में भी कई लोग तबाह हुए हैं। सबसे पहले गुरुग्राम के सेक्टर 7 में रहने वाले एक आईटी प्रोफेशनल की आप बीती आपको बताता हूं। 12,000 रुपए की उसको जरूरत थी, उसने कभी लोन नहीं लिया था। उसी समय इंस्टेंट लोन ऐप्स के बारे में उसे पता चला, जिससे बिना किसी डॉक्यूमेंट के लोन मिल रहा था। उसने 5 ऑनलाइन लोन ऐप्स पर अप्लाई कर दिया। कुछ ही मिनटों में 24,000 रुपए मिल भी गए उसको, जो 5 अलग अलग बैंक के खातों से आए थे। उसने इंटरेस्ट रेट चेक किया तो यह जानकर हैरान रह गया कि 7 दिनों के भीतर हर ऐप से लिए गए 4,800 रुपए के बदले में 8,000 रुपए देने थे। 7 दिन के अंदर 4,800 का 8,000। यह तो सिर्फ लोन और ब्याज की दरों की बात थी। असली कहानी तो इसके बाद शुरू हुई। दिसंबर 2021 के बाद लोन की पेमेंट के लिए रोजाना 100 से ज्यादा फोन उसके पास आने लगे। अजनबी नंबरों से फोन करके धमकाया जाने लगा। सहयोगी रिश्तेदारों को फोन करके परेशान किया जाने लगा। फिर उसकी फोटो मॉर्फ करके कॉन्टैक्ट लिस्ट के नंबरों को भेजे जाने लगे। वो लोग उस आदमी को धमकी देने लगे कि तस्वीरों को ऑनलाइन वायरल कर देंगे। इस सब से बचने के लिए उसने अगले 1 महीने में 24,000 रुपए के लोन के बदले 3.5 लाख रुपए दिए। मतलब ऑनलाइन लोन लिया 24,000 का और चुकाया कितना? 3.5 लाख रुपए। इस शख्स ने पुलिस में शिकायत भी की, जिसके बाद इस साल मई में पुलिस में धारा 384 यानी फिरौती, धारा 420 यानी धोखाधड़ी और धारा 465 यानी फर्जीवाड़ा और आईटी एक्ट के सेक्शन 66, 66B, 67A और 67 के तहत केस दर्ज कर लिया गया। पुलिस जांच कर रही है, लेकिन विशाल नाम के शख्स को 3.5 लाख रुपए का नुकसान तो हो गया ना। यह सब आपको इसलिए बता रहा हूं कि आपको पता रहे कि कैसे हर चीज में ऑनलाइन में घुसना नहीं है और घुसने के पहले 10 बार चेक कर लेना है। इसी तरह का मामला मशहूर कॉमेडी सीरियल तारक मेहता का उल्टा चश्मा के लेखक अभिषेक मकवाना के साथ भी हुआ था, जिन्होंने ऑनलाइन लोन ऐप से लोन लिया, लेकिन धमकियों और बेइज्जती से परेशान होकर 27 नवंबर 2020 को आत्महत्या कर ली। ऑनलाइन लोन देने वाली ज्यादातर ऐप्स चाइनीज हैं। इनकी शुरुआत कैसे हुई पता है आपको? ऑनलाइन लोन देने वाले ऐप्स की शुरुआत चीन से हुई। 2016 में चीन में कई ऑनलाइन लोन ऐप्स लॉन्च किए गए। सबसे पहले छात्रों ने छोटे लोन लेना शुरू किया।
लोन वापसी के लिए महिला ग्राहकों से अश्लील तस्वीर मांगी गई। ऑनलाइन लोन ऐप्स के इस रवैये पर चीन की सरकार सख्त हुई। 2017 में चाइनीज सरकार ने 36% से ज्यादा सालाना ब्याज वाले ऐप्स को अवैध करार कर दिया। इसके बाद ऑनलाइन लोन ऐप्स ने इंडोनेशिया में बिजनेस जमाया। इंडोनेशिया की सरकार ने भी 800 लोन ऐप्स को बैन कर दिया। इंडोनेशिया के बाद ऑनलाइन लोन ऐप्स ने भारत में एंट्री की। इस साल 2020 का समय था, कोविड फैल रहा था। भारत में छोटे लोन देने वाला सिस्टम कोविड के कारण खत्म था, जिसे माइक्रो फाइनेंस सिस्टम कहते हैं। ऐसे माहौल में इन चाइनीज लोन ऐप्स को पैर जमाने का मौका मिल गया। चाइनीज लोन ऐप्स छोटे छोटे अमाउंट लोन में देते हैं, जिससे कम समय में ये काफी लोकप्रिय हो गए। 2021 के अंत तक 30 चाइनीज लोन ऐप्स के जरिए 21,000 करोड़ रुपए लोन के तौर पर दिए गए। 2020 के दौरान 200 से ज्यादा नए इंस्टेंट लोन ऐप्स लॉन्च किए गए। गूगल प्ले स्टोर पर फिलहाल 750 से ज्यादा इंस्टेंट लोन ऐप्स हैं। भारत में 50,000 से कम लोन की काफी डिमांड है। 2019 से 2021 के बीच 50,000 से कम के लोन की डिमांड 86% बढ़ी है। ऑनलाइन लोन ऐप्स ग्राहकों को परेशान करती है। उनके पास लोगों के नंबर, तस्वीरें कैसे आती हैं। ऑनलाइन लोन ऐप्स फोन में इंस्टॉल करने पर गैर जरूरी परमिशन मांगती है। कॉन्टैक्ट एक्सेस, कैलेंडर, फोटो गैलरी एक्सेस, मैसेज एक्सेस, लोकेशन एक्सेस की परमिशन मांग लेते हैं। आप दे देते हैं कि ओके 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 ओके। यहां तक कि बैटरी परसेंटेज एक्सेस भी परमिशन मांगती है। ये परमिशन देने के बाद लोन ऐप्स मोबाइल में इंस्टॉल हो जाती है। ऑनलाइन लोन ऐप्स के धोखे से बचने के लिए आपको करना क्या है? लोन ऐप इंस्टॉल करने से पहले उसकी रेटिंग चेक कीजिए। लोन लेने से पहले ब्याज दर की जानकारी चेक कीजिए। इंस्टॉल करने के दौरान गैर जरूरी परमिशन मत दीजिए। लोकेशन, मैसेज, कॉन्टैक्ट लिस्ट एक्सेस की परमिशन मत दीजिए। ऐप इंस्टॉल करने के बाद आए किसी लिंक पर क्लिक मत कीजिए। लोन के बदले प्रोसेसिंग चार्ज मांगा जाए तो सावधान हो जाइए। लोन वापसी के लिए धमकी दी जाए तो पुलिस को खबर दीजिए। यह जानकारी इसलिए दी क्योंकि इसकी चर्चा ज्यादा होती नहीं। आप फंस जाएंगे और बाद में पछताएंगे। इसलिए पाठशाला में ऐसी खबरें देखा कीजिए। पाठशाला में खबरों का विस्तार से चैप्टर देख चुके, अब आपको दिन भर के टॉप ब्रेकिंग वीडियोस दिखाता हूं। ये रांची की तस्वीर है। यहाँ भी जुम्मे की नमाज के बाद जमकर हंगामा हुआ। देखिए देखिए पत्थर चला रहा, देखिए देखिए। आप इधर आ जाइए, आप इधर आ जाइए, इधर आ जाइए, इधर आ जाइए। रांची का ही एक और वीडियो देखिए, जिससे आपको साफ अंदाजा हो जाएगा कि जिस वक्त पत्थरबाजी हो रही थी उस वक्त हालात कितने खतरनाक थे। मार दिया, पुलिस गाड़ी में मार दिया। रांची में पहले नारेबाजी हुई, काले झंडे दिखाए और फिर हंगामा इतना बढ़ा कि पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। इसके बाद आरोप ये कि पुलिस पर फायरिंग की गई। अरे फायर मारिए करीब 2 घंटे तक पूरे रांची शहर में हालात तनावपूर्ण रहे। इस दौरान सुरक्षा में लगे 12 से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल हुए। अभी हालात को कंट्रोल करने के लिए रांची में कर्फ्यू लगा दिया गया। सबसे ज्यादा शहरी क्षेत्र में कर्फ्यू लगाया गया है। आज देश भर में जिस तरह से आगजनी हुई, हिंसा हुई जुमे की नमाज के बाद, वो सबने देखा। उसकी कुछ तस्वीरें भी दिखा रहा था। हमारे साथ तारिक फतेह साहब जुड़ रहे हैं, जिनसे मैं आज इस पर थोड़ी चर्चा करना चाहता हूं। तारिक फतेह साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज की पाठशाला में। तारिक भाई, ये बताइए कि एक तो जो आज भारत में हो रहा है, और उसमें भी मैं आपसे शुरू में, चूंकि आप काफी पढ़े लिखे हैं और आपके पास शायद जानकारी हो, ये जो नारा चलता है कि गुस्ताखे नबी की एक ही सजा, सरतन से जुदा, सरतन से जुदा, इस नारे का उद्गम कहां से, ये कहां से आया? ये किसने कह दिया कि अगर अपमान हो जाए नबी का तो सर काट लेना है? देखिए, एक बात पहले आप समझिए कि इस्लाम के जो कवानीन हैं, शरिया जिसे कहते हैं, वो कुरान आने के 200 साल बाद लिखा गया था। उन कवानीन को जायज बनाने के लिए फिर खलीफाओं ने हदीसें बाई, बैकडेटेड
कि इसको, ये जो हम कानून लिख रहे हैं, इसको किस तरह वैलिडेट करना। उन्होंने कहा अब हदीसें बनाओ। इसीलिए जो क्राउन प्रिंस सऊदी अरेबिया के हैं MBS, उन्होंने कहा कि 200 साल बाद प्रॉफिट की वफात के बाद जो बातें हुई हैं मैं उसको एक्सेप्ट कर लूं कि दे आर द ट्रुथ। नो, ये वेपन था उन खलीफाओं का, खासतौर पे जो उमैयद दमास्कस में बैठे, जिन्होंने इमाम हुसैन वगैरह की भी प्रॉफिट की फैमिली का कत्लेआम किया और हिंदुस्तान पे भी हमला किया। ये उनके बनाए हुए असूल हैं कि, और इसमें था क्या कि आप किसी पे ये इल्ज़ाम लगा दीजिए कि इन्होंने प्रॉफिट के अगेंस्ट कुछ बोला है, एक विटनेस आएगा और उसकी सज़ा जो है गर्दन काट दी जाए। इसका कुरान से कोई ताल्लुक नहीं है, ना ही इसका कोई हदीस से है। This is man-made laws by some of the most obnoxious rulers of Islam. चलिए, ये बात तो कम से कम उन लोगों को सुननी और समझनी चाहिए जो इसको आजकल बहुत गाते हैं। एक तो संविधान है भारत में, और दूसरा कुरान और हदीस में भी कहीं इसका जिक्र नहीं है कि भाई तुम्हें गर्दन काट लेनी। क्रिमिनल एक्ट है, क्रिमिनल एक्ट है। सर, मुझे एक चीज बताइए, आपका एनालिसिस क्या है? ये जो भारत में हो रहा है और आज हुआ है, अगर आपने देखा हो, इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि हिंदुस्तान में मुसलमानों की लीडरशिप, हिंदुस्तान की हुकूमत ने और अबुल कलाम आज़ाद के ज़माने से आज तक मौलवियों के हाथ में लीडरशिप दी है। लीडरशिप उन लोगों के हाथ में नहीं है जो आरिफ मोहम्मद खान हैं या जनरल अता हसनैन हैं या बेतहाशा मुसलमान हैं जो हिंदुस्तान में बिलीव करते हैं, जो समझते हैं कि ये दुनिया की सबसे बड़ी सिविलाइजेशन है, और ये भी जानते हैं कि हिंदुस्तान ही में पनाह मिली मक्का से भागे हुए लोगों को, जिनके ऊपर ज्यादती हो रही थी। राजा दाहिर ने उनको पनाह दी सिंध के अंदर, और शिया जितने आए मिस्र से, यमन से, वो सब हिंदुस्तान में बैठे हुए, जिनको दाऊदी बोरा कहते हैं या इस्माइली कहते हैं। तो हिंदुस्तान को डिपिक्ट करना एज एंटी मुस्लिम ये शरारत है, इट इज डेविलिश, क्योंकि ये वाहिद जगह है जहां मुसलमान को पनाह मिली बगैर जजिया पे करने की, क्योंकि वो हुकूमत करके फिर हिंदुओं से जजिया लिया उन्होंने। तारिक भाई, मैं आपसे माफी मांग रहा हूं। आपको मैं आज बहुत सुनना चाहता था और आपकी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए आप पहले नहीं जुड़ पाए। लेकिन मैं आपके साथ फिर से दोबारा इस पर चर्चा जरूर करूंगा, और बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने तबीयत खराब होने के बाद भी वक्त निकाला। बहुत धन्यवाद आपका। नहीं, ओके, खुदा। पाठशाला में आज के लिए इतना ही।